रूस के यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं। केव, खारकिव, डनबास और ब्लैक सी पोर्ट समेत यूक्रेन के मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। रूसी हमले में कई अफराद हलाक हुए हैं। रूसी फौजें मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं। रूसी वजारत दफा ने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा का यह भी कहना है कि यूक्रेन की एयर बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बना दिया गया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रक्चर और बॉर्डर फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। शहरों में मिसाइल हमले नहीं किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 5 फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के साथ सिफारती तल्लुकात को मुनक़ता करने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी हमले की मज़म्मत की गई है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि रूसी फौजें मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं और रूस के यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं। और इन हालात में शहरों में सुपरमार्केट्स में बड़ी भारी भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची। स्टॉक करने के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं और हिंदुस्तान की गहरी नज़र है यूक्रेन में जारी जंग पर। और मरकज़ी सरकार से ये अपील की थी यूक्रेन के सफारतकार ने कि इस जंग को रोकने के लिए पहल करें, एक अहम किरदार अदा करें। और लेकिन वहीं पर रूस की तरफ से तबाही का काम जारी है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया गया है। बताया रहा है कि रूसी वजारत दिफा का यह भी कहना है कि यूक्रेन की एयर बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बना दिया गया है। और वहीं वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रक्चर और बॉर्डर फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। एक अहम चीज़ रूस की तरफ से ये बताई गई कि शहरों में मिसाइल हमले नहीं किए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 5 फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने का ऐलान भी किया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, मुकाबला भी करेंगे। यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। और रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों की अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतादिद ममालिक, यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी हमलों की मज़म्मत की गई है। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। रूस ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गैर मुल्की बाशिंदे परेशान हाल हैं। हिंदुस्तानी शहरी और तलबा भी तशवीश में मुब्तला हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन में रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरियों और ज़ेर तालीम तलबा में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। गैर मुल्की शहरी जल्द अज जल्द यूक्रेन से अपने अपने ममालिक को वापस लौटना चाहते हैं। हिंदुस्तानी तलबा भी परेशान हैं और वो भी यूक्रेन छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। खारकिव यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा ने मीडिया से बात करते हुए गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली खौफ व हिरास का जिक्र किया। सानिया मरियम का कहना है कि वो यहाँ रुकना चाहती हैं जब तक कि उनके एजेंट मुल्क छोड़ने को न कहें। Yeah, there are actually many students who are very much panicked and they are very much afraid. So many of them are actually leaving from here to back to India. They are a bit panicked. Parents are very much panicked because Indian news are showing it in that way. According to this situation, I don't think so it is that much to be worried. So we have planned to stay here until and unless our agent or contractor asks us to leave, then we will leave. एक और तालिबा झानवी ने कहा कि उनके वालिदैन हिंदुस्तान में तशवीश में मुब्तला हैं। ऐसे में वो अपनी फ्लाइट हिंदुस्तान वापसी के लिए बुक करा चुकी हैं।
Our parents are panicking in India, so we booked the flights for now. And as university was also they are guiding us what next we have to do, and yeah, we are a bit panicking, so we packed our luggages and we have flight. खरकीव जंग के दौरान खतरे से भरा हुआ इलाका है, चूंकि ये रूस की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने हालात और सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर इसी हफ्ते एडवाइजरी जारी करते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी थी। हिंदुस्तानी सफारत खाने के मुताबिक तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन में ज़ेरे तालीम हैं। हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को आइंदा कुछ दिनों में यूक्रेन से लाने के लिए इजाफी परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफीर ने हिंदुस्तानी तलबा से बातचीत की और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हिंदुस्तानी सफीर ने तलबा से कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities to see the numbers. And that led to the negotiation which helped us keep this cool. रूस और यूक्रेन के बिगड़ते हालात के बाद इन मुल्कों में रिहाइश पजीर हिंदुस्तानी लोगों के अहल खाना फिक्रमंद है। ऐसा ही खानदान गाजियाबाद के लोनी का भी है, जिनका लड़का तालीम के लिए यूक्रेन गया था। शिवम ठाकुर नामी नौजवान यूक्रेन में MBBS की तालीम के लिए गया था, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ जाने की वजह से वो फंस गया है। शिवम ठाकुर के खानदान के लोगों ने मोदी हुकूमत से अपील की है कि वो शिवम समेत तमाम हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने का इंतजाम करें। शिवम ठाकुर फ्रॉम लोनी गाजियाबाद। मैं यूक्रेन में MBBS करने आया था, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल गया है। यहाँ दहशत का मंजर है, यहाँ मैं फंस चुका हूँ। मेरा परिवार बहुत परेशान है, मेरे परिचय भी मुझसे दूर है, मेरा परिवार भी मुझसे बहुत दूर है। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिल रही है, यहाँ हम फंसे हुए हैं। कृपया आप सभी से गुहार कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया जल्दी से जल्द बोला जाए। मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं इंडिया में सरकार से बात कर सकूं। आप इंडियन भाइयों से मेरी अपील है कि सरकार से अपील करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी बात को बहुत से ज्यादा शेयर करें। 3 दिन से तो पानी नहीं मिल रहा, न खाने का कोई साधन है, बैंक से पैसे भी नहीं निकल रहे। यहाँ से कोई फैसिलिटी भेजो तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही उन बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए किसी तरह से भेजा जाए। हमसे वापसी आना था, आज 27 से वो टिकट कैंसिल करा दी। उधर से कैंसिल हुई है, इधर से थोड़ी हुई है। फ्लाइट कैंसिल है, उधर से जो है अपील करेंगे आप हमारे बच्चों को भेजा जाए किसी तरह से। भारत सरकार हमारे बच्चों को निकाले वहां से, जो खर्चा होगा। रूस यूक्रेन जंग पर हिंदुस्तान गहरी नजर बनाए हुए है। बदलती सूरत हाल पर पीएम मोदी की सदारत में काबीना कमेटी बराए सलामती की आला सतह की मीटिंग जारी है। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन व दीगर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी रूसी सदर पुतिन से बात कर सकते हैं। 2 साल कबल आज ही के दिन दिल्ली के शिमाल मशरकी इलाकों में फसादात फूट पड़े थे। अब यह इलाका फसादात का दर्द भुलाकर पटरी पर लौट रहा है। दुकानें खुली हुई हैं और हालात मामूल के मुताबिक हैं। हालांकि फसाद मुतासरीन अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 24 फरवरी 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का चांद बाग इलाका दिल्ली दंगों की आग में 2 साल पहले झुलसा था। 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, दुकानें लूटी गईं, घर जलाए गए। लेकिन अब ये इलाका कड़वी यादों को भुलाकर अमन और शांति की ओर बढ़ चला है। दंगों के निशान भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जेलों में बंद हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं। 13 महीनों तक जेल में रह चुके हाजी लियाकत अली को वो कड़वी यादें आज भी परेशान करती हैं। पूछने पर वो कड़वी यादें और माहौल के बारे में बताते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे और दंगा कैसे हुआ था।
इस मामले को मुझे कोई पता नहीं। मैं अपने घर पर था, तो लोग मुझे भी जो है किसी ने मुखबरी करके नहीं है, मुझे और मेरे बड़े बेटे को दोनों को उठवा दिए, वहाँ ले जाके हमें भी जेल में डाल दिया। 13.5 महीने में हमारी बेल हुई। किसी पर 6 धारा लगाई, केस लगा दिए, किसी पर 3 केस लगा दिए, किसी पर 12 लगाए, किसी पर 10 लगाए, किसी पर 23 लगाए केस। ऐसा केस लगा कर नहीं है। बाहरी दिल्ली के इस इलाके में हर गली, हर नुक्कड़ के बाहर लोहे के भारी भरकम गेट दिखाई देते हैं। पिछले 2 सालों में दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों ही फिरकों के गलियों मोहल्लों में ये बदलाव आया है। चांदबाग पुलिया के पास ही सतपाल सिंह और फैजान की दुकानें हैं। दोनों की ही दुकानों को जलाकर खाक कर दिया गया था। अशरफी दवाखाने के बाहर की एक दीवार अभी तक काली है, जो बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ने ही काफी कुछ खोया है। सतपाल सिंह की बेटी की शादी रुक गई, अब तक अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके, तो फैजान को 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल खाक होने के बाद भी सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले। सर, दंगों ने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया हमें एक तरह से। जो है हम तो बिल्कुल अब से कुछ काम नहीं कर पाए फिलहाल। अब तक तो जो है परेशानी हो रही है। जिन कंपनी को देनदारी थी उन्होंने हम पे केस भी कर दिया है, बल्कि उल्टा जो है, तो केस भी भुगत रहे हैं हम। तो क्या क्या नुकसान हुआ था आपका? सर, मेरा पेंट सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान थी, तो पूरी खत्म हो गई थी, छत भी खत्म हो गई थी, पूरा मतलब डैमेज हो गया सब कुछ उसमें जो, तो बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे परेशान, मैं परेशान, खाने तक की परेशानी हो रही थी। क्या करें बताओ इस टाइम तो। जो शादी थी वो कैंसिल करनी पड़ी हमें फिर जो है। अब पहले अपना पेट पालेंगे, शादी तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे जो भी होगा सर। तो अभी तो फिर सर जैसा पहले कट रहा था ऐसे ही अभी कट रहा है हमारा। तो 2 साल हो गए। पहले से काफ़ी फ़र्क है। साल भर तक तो हालात इस तरह के थे कि कारोबार पर बड़ा फ़र्क था, काम धंधे सेट होने में बड़ा टाइम लगा है। लेकिन अभी फ़िलहाल माहौल ठीक है, अच्छा है माहौल, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, पहले की तरह रह रहे हैं। तो अगर माहौल को लेकर के कहा जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी आपस में नहीं है। कई लोगों ने अपना इलाका बदला है, तो कई लोग अपने लोगों में वापस लौटे हैं। सैकड़ों जेलों में हैं, बहुत से जमानत पर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ही फिरके के लोग अब साथ साथ रह रहे हैं और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली फसाद को 2 साल पूरे हो गए। आज भी ये इलाका उन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत की तरफ से कुछ मुआवजा देकर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन आज भी लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दिल्ली के स्कूल में भी हिजाब उतरवाने का मामला सामने आया। मुस्तफाबाद इलाके के एक स्कूल में 6ठी जमात की एक तालिबा ने इल्जाम लगाया कि उसको स्कूल टीचर ने हिजाब पहनने से रोका है। क्या बोला था टीचर ने? मेरे को ये कह रही थी स्कार्फ पहन के स्कूल में मत आना, तो क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी मत बनो, कल से क्लास में स्कार्फ मत पहन के आना। क्या ना बनो? मम्मी मत बनो, मम्मी की तरह स्कार्फ पहन रखा है तुम। मम्मी की तरह स्कार्फ पहन के आती हो, मम्मी मत बनो। और भी कुछ कहा था टीचर ने? और बच्चों को उतरवाया था? हाँ, 2 लड़कियाँ और थी, उनका उतरवाया था। अच्छा। मैं गया था आज प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपनी बेटी को लेके, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए स्कार्फ के मैम हैं। तो मैम ने मुझे बोला कि स्कार्फ के लिए अलाउ नहीं किया है, ड्रेस प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। और मैं एप्लीकेशन लेके गया था और एप्लीकेशन पे रिसीविंग भी लेने के लिए गया था, लेकिन मैम ने ना तो रिसीव किया, और मैं उनकी बात को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन चलाया तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया टीचरों ने मिलके, और बोला कि हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, 100 नंबर पे कॉल कर देंगे अगर आपने दोबारा वुमेन वीडियो बनाई तो। आपको पता नहीं है कौन सी धारा लगती है अगर आप वीडियो बना रहे हैं किसी वुमेन की, रजिस्टर्ड ऑफिसर की। और उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि बच्चे को, मतलब स्कूल के बाहर तक अलाउड है स्कार्फ, स्कूल के अंदर कोई अलाउड नहीं है। मैंने कहा अगर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है जो स्कार्फ पहन के ना है तो वो मुझे दिखा दो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया इस चीज का, और हमें एक्सप्लेन करके बाहर भेज दिया। कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से हिजाब को लेकर जो तनाज़ा सामने आया है, उसको लेकर इलाके के रुकन असम्बली हाजी यूनुस ने सफाई दी है।
हाजी यूनुस ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इस मामले को बेजा तौर पर सियासत के लिए तूल दिया गया है। उनका कहना है कि इस मामले को सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी टीचर से गलती हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। विवाद दिल्ली पहुंचा और मुस्तफ़ाबाद इलाके से एक खबर आई कि एक बच्ची को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका गया। इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के रुकने असम्बली हाजी यूनुस साहब। हाजी जी, आप खुद स्कूल गए थे, प्रिंसिपल से मिले, आप क्या मामला है और क्या हकीकत है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। एक तरह से इसको जो है पॉलिटिकल इशू के तौर पर एक हमारी छोटी सी 6 साल की बच्ची जो पहली मर्तबा और पहले दिन स्कूल में जाती है और उस बेचारी को ये तक नहीं पता कि उसकी जो क्लासरूम कौन सा है। आपके इलाके से ही इस तरह का वीडियो सामने आया बच्ची का, सब जगह वायरल है, सब जगह ये बात आ रही है कि उसको रोक दिया गया। तो क्या आपकी प्रिंसिपल से बात हुई होगी, आप खुद भी वहाँ गए थे, तो आपने क्या पाया? देखिए, रोकने की बात नहीं है, थोड़ा सा बच्चा भी होपलेस हो सकता है कि उस वक्त टीचर के उससे भी कुछ, हर आदमी पांचों लिए एक सी नहीं होती, हो सकता है कि मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अभी जब मैंने बात करी है तो वहाँ वो लोग हर चीज़ से, उनके घर वाले भी हर चीज़ से सेटिस्फाई हैं, बोले कोई इस तरह का वो नहीं है, ये हमारे पीछे है जो लोग, हम जिनसे लोग। महाराष्ट्र हुकूमत की वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से एक GR जारी किया गया है। इस GR के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में जुमला 189 जायदादों को पुर किया जाना है। इस मामले में पूरी तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे, औरंगाबाद के नुमाइंदे अजहरुद्दीन। महाराष्ट्र हुकूमत की वजारत अक़लियती उमूर ने एक GR जारी किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में 189 ओहदों को पुर किया जाना है। वाज़ेह रहे, इससे पहले भी 106 आसामियों को पुर करने के लिए GR जारी हुआ था। ये दूसरा मौका है जब GR जारी किया गया है, लेकिन इस मर्तबा आसामियों की तादाद बढ़ा दी गई है। इन आसामियों में 70 से ज़ायद ओहदे जो है तो हेड ऑफिस के लिए रहेंगे, बाकी के जो है तो रीजनल ऑफिसेस के लिए रहेंगे। काफ़ी अरसे से ये मांग चल रही थी कि वक्फ बोर्ड में मुलाजमीन और अफसरान का अमला इंतहाई कम है, महज 23 अफसरान यहाँ पर तैनात है। अब चूँकि हुकूमत ने GR जारी कर दिया है, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की 6 रोज़ा मीटिंग अगले रोज़ होने वाली है, उसमें मज़ीद क्या अहम फैसले होते हैं ये देखना होगा। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यूं तो अरसे दराज से मगरबी उत्तर प्रदेश के आवाम की बड़ी तिब्बी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, लेकिन आज तक इसकी तारीखी हैसियत को कभी कलमबंद नहीं किया गया था। ये कोशिश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के CMO डॉक्टर शारिक अकील ने की और उनकी लिखी किताब ऑल अबाउट द JNMC AMU अलीगढ़ आज मंजर आम पर आ गई, जिसका इजरा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने किया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जिम्मेदारान के साथ असातिज़ा व तलबा मौजूद रहे। किताब में इस मेडिकल कॉलेज के क़याम और उसकी जद्दोजहद से लेकर मौजूदा कोरोना दौर में इनकी खिदमात का तस्करा किया गया है। ये किताब मेडिकल कॉलेज की तारीख पे लिखी जाने वाली पहली किताब है, और इससे पहले मेडिकल कॉलेज की कोई ऑर्गेनाइज तारीख नहीं मिलती। ये किताब में कोशिश की गई कि मेडिकल कॉलेज की इब्तिदा आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1962 से हुई, उससे पहले जो कोशिशें और मेहनत हुई है 1942 से, यानी आज से 80 साल पहले तक की तारीख लेके इस किताब को लिखा गया है, और इसमें उन तमाम हजरात का कंट्रीब्यूशन शामिल किया गया है जिनके खूनी जिगर से मेडिकल कॉलेज वजूद में आया। डॉक्टर शारिक अकील जो यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में CMO है, उन्होंने इस किताब को तहरीर किया है, और बहुत ही तारीख़ी तौर से ये एक जामे किताब है, और इसमें पूरी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री, यहाँ के जो जिस मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स, मुख्तलिफ बैचेस के लोगों के मुतालिक फ़ोटोग्राफ्स और बहुत ही अच्छी मालूमात फ़राहम की गई है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से है वो इस किताब से। मालेगांव में बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी कारकुनों ने नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा किया। बीजेपी का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को वजीर के ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है।
नवाब मलिकचा बिहार की अक़लियती आबादी खौफ के माहौल में जीने पर मजबूर है, ये कहना है एमआईएम के एमएलए व रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके खलील रिजवी के कातिलों को मौत की सजा दिलाने की हुकूमत से अपील की। वाज़ेह के हाल ही में समस्तीपुर के जेडीयू लीडर खलील रिजवी को शरपसंदों ने जिंदा जला दिया था। एमआईएम का कहना है कि इससे पहले भी वैशाली की गुलनाज को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। एमआईएम ने कहा कि बिहार में इस तरह के हादसे मुसलसल हो रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने खलील रिजवी के घर वालों को मुआवजा देने और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि खलील रिजवी जो 35 साल नौजवान है वो भी जदयू का रुकन रहा है और इक़्तिदार के आला ओहदे पर बैठे हुए लोगों से उनके ताल्लुकात हैं और किस तरह बेईमाना उनका कत्ल हुआ है। गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर उसकी वीडियोग्राफी की गई है और पूरे मुल्क में जो मुस्लिम अक़लियत को खौफ व हरास में डालने की कोशिश की जा रही है, हाफिज जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, कि सिर्फ इनको मारा ही नहीं जा रहा है। अगर दुश्मनी से कोई मारे तो उसको आदमी मारता है और उसके निशानात को मिटाना चाहता है, लेकिन ये कि कत्ल भी करता है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, फिर उस वीडियोग्राफी की तशहीर कराई जाती है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।